हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इसमें शुरू करेंगे आपका यूपी ट्रिपल एससी, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम 5 की बात करेंगे। यहाँ पर 4 हमने करा दी हैं, उन्हें आप जाकर देख लेंगे। और यहाँ पर जो हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और हम आपको एक बात पहले बता देते हैं कि इसका पीडीएफ कमेंट में मांगते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा पीडीएफ। और बात करें यहाँ पर अब, तो हम 5वें प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। तो 5 में हो जाएगा। तो आगे बात करें हम, तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 1 से बात करेंगे। और प्रश्न पहले शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो फिर देर न करते हुए हम भाग 1 से शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 1 से। तो आपको आंसर इसका साथ ही साथ बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो बात करें प्रश्न नंबर पहले की। पहला क्वेश्चन आपका कि फल एवं शाकभाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है। जब फल या शाकभाजी हम डिब्बाबंदी करते हैं तो उसके लिए जो है आपकी वायु निष्कासन का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए जल्दी आप कमेंट में बताएंगे। तो कितना होना चाहिए, 80 से 82 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सही। बात करें दूसरे की। दूसरा है कि निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषक के स्तर को बढ़ाता है। जो आपके मृदा पोषक तत्व हैं, मतलब उनके स्तर को कौन सा फसल चक्र बढ़ाता है। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप कमेंट में। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो मूंगफली और आपकी गेहूं जो हैं, ये फसल जो आपके फसल चक्र के अंदर जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनको जो है स्तर में बढ़ाते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर हम बात करें आपकी मूँगफली में जो है आपका 40 से लेकर और 45% तक तेल पाया जाता है, तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन कितनी होती है आपकी 22 से 25% जो है प्रोटीन होती है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा आपका भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दानों में जो है नमी जो है कितने प्रतिशत होनी चाहिए। मतलब जब हम भंडारण करते हैं अनाज को तो उस समय जो कीटों से हमें नुकसान से बचाना चाहिए, तो उस टाइम जो नमी कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए जल्दी आंसर बताएंगे आप। क्या हो जाएगा आपका 10% से अधिक और 14% से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है सही हो जाएगा। कितनी, 10% से आपकी कम होनी चाहिए और 14% से जो है कम होनी चाहिए। 10% से और 14 के बीच में होनी चाहिए जब हम अनाज को भंडारित करते हैं। तो आगे बात करें चौथा क्वेश्चन। चौथा है कि केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। जो आपका केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला है वो किस शहर में स्थित है। तो चौथे का आंसर जल्दी बताएंगे आप। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर, तो आपका फरीदाबाद में जो है ये स्थित है आपका केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 28 फरवरी 1981 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 5 क्वेश्चन की। 5 में है आपका एक कीट के शरीर के 3 अंग होते हैं। तो एक कीट के जो है आपके 3 अंग होते हैं, वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं जल्दी आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका सिर, वक्ष और पेट, ये 3 जो है अंग होते हैं एक कीट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें छठे क्वेश्चन की। छठा है कि किस गण में जो अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो किस गण के अंदर जो है अपूर्ण जो आपकी मार्फोसिस है वो पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है। तो जल्दी आंसर बताएंगे इसका। तो किसके अंदर पाई जाती है, आपको हो जाएगा हेमोपटेरा के अंदर जो है आपकी जो मेटामॉर्फोसिस है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 7वें क्वेश्चन की। 7वां है आपका जीरो टीलेज सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। तो यहाँ पर आंसर बताना है आपका। जो जीरो टीलेज हम सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो किन फसलों में जो हम प्रयोग करते हैं। तो 7वें का आंसर जल्दी बताना है आपको। क्या हो जाएगा, तो 7वें का आंसर आपका, तो ये जो है आपका हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी फसल
पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए जो है किया जाता है? तो गेहूं बोने के लिए जीरो टिलेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 7वें का आंसर सही। बात करें 8वें क्वेश्चन का। 8वां कि धान के थ्रेसर में गहराई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है। जो आपका धान में जो थ्रेसर की गहराई जो ड्रम का प्रकार है वो क्या होता है? तो खूंटी का प्रकार होता है। मतलब जैसे आपका खेत है, हम धान की रोपाई करेंगे तो उसमें जो खूंटी करता है, मतलब जो छेद करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका, क्या बोला जाएगा? छण का प्रकार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 8वें का आंसर। आगे बात करें हम 9वें क्वेश्चन की आपका। तो 9वां क्वेश्चन है आपका कि ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमने पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी करा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तो ग्रो आउट टेस्ट की जो आपकी है, तो किस में प्रयोग किया था ग्रो आउट टेस्ट का? तो आपका आंसर हो जाएगा बीजों की आनुवांशिक शुद्धता का ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट का टेस्ट का जो है परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। 10 की बात करें, सबसे महंगा बीज, मतलब सबसे महंगा जो बीज है उसकी श्रेणी कौन सी हो जाती है? तो आपका कौन सा बीज होता है जो सबसे महंगा बीज होता है? तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएंगे। तो आपका जनक बीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। या हम जनक बीज को आपका बोल सकते हैं प्रमाणित बीज भी, नहीं प्रमाणित नहीं बोल सकते हम, तो ये आपका जनक बीज हो जाएगा। और इनका क्रम कैसे होता है? सबसे पहले नाभिक बीज होता है, उसके बाद आपका प्रजनक बीज होगा, फिर आधारी बीज होगा, फिर प्रमाणित बीज होगा। तो इस प्रकार से इनका क्रम होता है। आगे बात करें हम, प्रश्न नंबर आपका 11 क्वेश्चन 11 है कि पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को कहते हैं? अगर हम किसी पादप प्रजनक द्वारा विकसित करते हैं किसी प्रजाति के बीज को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे कौन सा हम सीड या हम बीज बोलेंगे? तो उसे कौन सा बोलेंगे? तो आपका प्रजनक बीज बोलेंगे, क्योंकि प्रजनक के द्वारा उसे प्राप्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 11 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 12 क्वेश्चन की। 12 है कि किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो किस बीज के लिए जो है प्रमाणित आवश्यक नहीं होती? तो किसके लिए हो जाएगा आपका आंसर? ए आंसर सही हो जाएगा। जो प्रजनक बीज होता है इसके लिए जो है आपका प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करें 13 क्वेश्चन की। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानेंगे? उसे नाभिक के बीज या केंद्रक बीज के नाम से उसे जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का आंसर सही। आगे बात करें हम 14 क्वेश्चन की। 14 है अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कार्टिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। मतलब जो अंकुरण का एक प्रकार है जिसमें जो बीज के ऊपर के भाग होते हैं वो भूमि के अंदर रह जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर जल्दी आप 14 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपको सबको आंसर इसका पता होगा। तो उसे क्या बोला जाता है? जो हाइपोजेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 14 का आंसर। 15 की बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा? जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक फसल चक्र अपनाई जाती है वो किन किन फसलों की अपनाई जाती है? तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाएगा 15 का? तो धान और गेहूं की सबसे अधिक अपनाई जाती है फसल चक्र। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और इसकी फसल चक्र जो अगर हम फसल गहनता निकालते हैं इसकी, तो कितनी 200% इसकी फसल गहनता निकल जाएगी। और इसका सूत्र हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और एक बार यहाँ पर भी हम रिपीट कर देते हैं। जैसे आपको धान और गेहूं की आपको फसल गहनता निकालनी है, तो इसे फसल गहनता निकालने के लिए तो सबसे पहले आप फसलों की संख्या लेंगे, जितनी फसल हैं, जैसे 2 फसल हैं, और नीचे आपका वर्ष ले लेंगे कि कितने वर्ष में है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी 200% निकल ही आएगी। और यहाँ पर हम हरी जो आपकी क्रॉप होती हैं या हरे चारे वाली क्रॉप होती है उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं फसल गहनता के अंदर। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे। तो 15 का आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है, मक्का आलू प्लस राई मूंग की फसल चक्र सघनता बतानी है। जो हमने अभी आपको सूत्र बताया था तो बिल्कुल वो इसी पे ही आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे किस तरह से? तो यहाँ पर जैसे आपकी
जो है मक्का हो जाती है, एक आलू हो जाती है, राई और मूंग। तो आपकी ये एक फसल हो जाती है और ये एक फसल हो जाती है, ये एक मौसम की हो जाती है। तो ये भी आपकी एक में ही काउंट होगी, जिसमें आपका अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो वो एक ही काउंट होगी। तो यहाँ पर 3 क्रॉप हो जाएंगी और कितने वर्ष में हो जाएंगी, तो सारी 1 वर्ष की हो जाएंगी और मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो इसकी कितनी निकल आएगी, तो 300% इसकी जो है आपकी फसल चक्र सघनता निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 16 का। आगे बात करें हम 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन है कि उटका के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए। जो आपकी उटका के लिए मतलब प्रभावी नियंत्रण करना है हमें, तो अरहर की सहफसली जो है किसके साथ उगानी चाहिए, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ज्वार के साथ। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 17 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन आपका कि जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल कौन सा होता है, मतलब जिसमें आपकी पेक्टिन भी हो और जो जेली बनाने के लिए अम्ल भी प्रचुर मात्रा में है, वो कौन सी आपकी फल हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी आंसर बताना है आपको। 18 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो आपका अमरूद हो जाएगा। अमरूद की जेली सबसे बेस्ट बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और इसमें जो है आपकी कुल ठोस जो पदार्थ होता है वो कितना होता है, 65%, किसमें, जेली के अंदर। आगे बात करें 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन आपका, तो जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, मतलब हमें जेली को कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हम किसका हम जो है इसमें प्रयोग करेंगे जिससे वो लंबे समय तक चल सके, तो उसमें हम करेंगे आपका चीनी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 20 की। 20 क्वेश्चन आपका, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बनाया गया था, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बनाया गया था, तो आपका 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका 20 का। 21 की बात करें, अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए। जब हम अन्न का भंडारण करते हैं तो उस समय जो है नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी 14% से नीचे। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 21 का। आगे बात करें 22 क्वेश्चन की। तो 22 क्वेश्चन आपका कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा होता है, तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है, तो 22 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत के अंदर सबसे अधिक जो है उत्पादन किया जाता है मूँगफली का। आगे बात करें हम 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन आपका, धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है, तो ये कहाँ की प्रणाली हो जाती है। अगर हम धान और गेहूं की फसल प्रणाली को जो है अपनाते हैं तो वो कहाँ की हो जाएगी, किस क्षेत्र में जो है अपनाई जाती है, तो 23 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा, तो उत्तरी भारत में जो है आपका धान और गेहूं की जो है फसल प्रणाली जो है अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 क्वेश्चन का आंसर सही। बात करें 24 क्वेश्चन की। 24 है कि कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही बार बार उगाना क्या कहलाता है, मतलब एक ही वर्ष के अंदर और एक ही खेत के अंदर बार बार फसल को उगाना क्या कहते हैं, तो उसे एकल फसली कृषि कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग जो है आपको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 24 का सही। बात करें आगे प्रश्न नंबर आपका 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने सस्या जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो आपका 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और इन 9 क्षेत्रों को हम एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन से। पहला हो जाता है भावर एवं मैदानी तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदानी जोन, तीसरा हो जाता है मध्य पश्चिमी मैदानी जोन, चौथा हो जाता है दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन, और पाँचवा हो जाता मध्य मैदानी जोन, और आपका छठा हो जाता बुंदेलखंड जोन, सातवां हो जाता उत्तर पूर्वी मैदानी जोन, आठवां हो जाता पूर्वी मैदानी जोन, नौवां हो जाता विंध्या जोन। तो ये आपके 9 जोन हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। बात करें 26 क्वेश्चन की। 26 की दीर्घ प्राप्तिकालीन पादपों को कितने दीप्तिकाली घंटों की जो है आवश्यकता होती है, तो कितने घंटों की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए जो होती है लॉन्ग टाइम के लिए कितनी की आवश्यकता होती है, तो 14 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 26 का। जैसे कि आगे बात करें हम
इनके लिए जो है क्या बोला जाता है, शॉर्ट नाइट जो है प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। आगे बात करें हम 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन आपका 27 है, ग्लाइकोलिस की क्रिया केवल होती है। तो ग्लाइकोलिस की जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, तो दोनों में होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 27 का। 28 की बात करें तो 28 है, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो किस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें जो है रात्रि के समय रंध्र जो है खुल जाते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? वो केम प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका, जैसे कि एक बार हम केम पौधों के जो आपके उदाहरण बता दें, जैसे नागफनी हो जाएगा और कलेचुआ हो जाएगा और धीकवार हो जाएगा, तो ये आपकी कुछ क्रॉप हो जाती हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 29 की। 29 है कि प्रजात गेहूँ टिट्रिकम ओवेस्टिवम के 42 गुणसूत्र हैं, ऐसे में उसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं? तो जो आपका ट्राइटिकम और वेस्टिवम है उसके जो है 42 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से जो है कितने लिंकेज समूह हैं? तो कितने लिंकेज समूह हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके 21। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 30 की। 30 है, अनुवांशिक शब्द का नाम दिया गया था। तो अनुवांशिक शब्द का नाम किसने दिया था? तो 30 का आंसर जल्दी आप कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अनुवांशिक शब्द का जो नाम किसने दिया था? तो बेटसन ने दिया था 1905 में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 31 की। 31 है कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है। तो गुणसूत्रों में जो कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है तो कितना प्रतिशत हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? 95% होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 31 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 32 क्वेश्चन की। 32 है कि पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। तो पत्तियों द्वारा जो है किस में प्रजनन होता है? तो किसके अंदर होता है पत्तियों द्वारा प्रजनन? तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो बोगनोनियो या हाइड्रिला में या चमेली में या सभी में? तो कौन हो जाएगा? बेगोनियो में होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 32 का। बात करें 33 क्वेश्चन की। धान विश्व जीन बैंक स्थित है। जो आपका धान की जो विश्व जीन बैंक स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इनमें से कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही। और हम बात करें जो धान की विश्व जैन जो स्थित है वो कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 34 क्वेश्चन की। 34 आपका कि निम्न में से कौन एलील का उदाहरण है? तो एलील का कौन सा उदाहरण है आपको ये बताना है। तो एलील का उदाहरण कौन सा है आपका? तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी कमेंट में बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा एलील का उदाहरण। तो आपका हो जाएगा टी कैपिटल और स्मॉल टी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा 34 का। 35 की बात करें, मसूर में कायिकीय गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो मसूर में आपकी काई के गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी संख्या होती है जल्दी बताएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और क्रॉपों की हम बात कर लेते हैं। जैसे मसूर में तो आपकी 14 हो जाएगी, और बात करें चने में तो कितनी हो जाएगी? 14 या 16 हो जाएगी। अरहर की बात करें तो 22 हो जाएगी। उर्द की बात करें तो उर्द में कितने हो जाते हैं आपके? मूंग में कितने होते हैं? 24। मक्का में 20 होती हैं, धान में 24 और गेहूं में 42। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। आगे बात करें 36 क्वेश्चन की। 36 है कि भारतीय जहाज़ों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? जो आपके भारतीय जहाज़ थे उसमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था? तो वो 2020 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 36 क्वेश्चन का। बात करें 37 क्वेश्चन की। 37 है कि अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है। तो किसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है अम्लीय वर्षाओं के अंदर? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो NO3 जो है नेगेटिव और SO4
आपका होल ट्वाइस हो जाएगा ऊपर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका सल्फर आयनों की सांद्रता जो मात्रा जो है अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 37 का सही। बात करें 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन है आपका कि भारत में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? तो भारत के अंदर जो है आपका जो वाटरशेड विकास कार्यक्रम है वो कब से शुरू किया गया था? तो वो किया गया था आपका 2009 और 10 में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कब से हुआ था? तो 26 जनवरी 2009 से। आगे बात करें 39 क्वेश्चन, मॉल जल निकास किसे कहते हैं? मॉल जल निकास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जल्दी आप कमेंट में बताएंगे और अपने क्वेश्चन जो है आप लगाते भी रहेंगे कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। तो मॉल जल निकास किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नालियों के माध्यम से निकास। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 39 का। 40 की बात करें। 40 आपका मृदा की जलीय चालकता समानुपाती है। तो मृदा की जलीय चालकता समानुपाती होती है वो किसकी हो जाती है? तो 40 का आंसर जल्दी बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका केशिका रंध्रता हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। और बात करें 41 क्वेश्चन की। 41 है, कौन सी सिंचाई प्रणाली उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? जो आपकी सिंचाई प्रणाली है उसमें उच्चतम जो सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जो है जानी जाती है, कौन सी हो जाती है? तो जल्दी आंसर बताएंगे। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी जो टपक सिंचाई है इसे जो है आपकी जो सिंचाई क्षमता जो उपलब्ध कराने के लिए जो है जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 41 का। और बात करें आगे प्रश्न नंबर हम 42 क्वेश्चन की। तो 42 क्वेश्चन आपका कि मिट्टी की जांच मुख्यतः किन समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है? जो हम मिट्टी की जांच कराते हैं वो किस समस्याओं के समाधान के लिए जो हम कराते हैं? तो मिट्टी की जांच हम कराते हैं किसके लिए? तो आपका फसल एवं फल वृक्षों के पोषक तत्व की सिफारिश के लिए, बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा अम्लीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए, बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 42 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 43 की। 43 है कि सामान्यतः कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है, मतलब जो हम सामान्यतः कृषि योग्य भूमि के लिए जो है पीएच कितना होना चाहिए? तो उसके लिए कितना होना चाहिए? तो 6.5 से 8 जो है आपका पीएच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का आंसर सही। और कुछ हम यहाँ पर क्रॉप की बात कर लें, जैसे मक्का की हमें क्रॉप उगानी है उसके लिए 6 से लेकर 7.5 जो है पीएच होना चाहिए। चावल के लिए 4 से और आपके 6 के बीच में होना चाहिए अम्लीय मृदा। और ज्वार में 6 से 7.5 होना चाहिए। गेहूं में 6 से 7.5 होना चाहिए। गन्ना में भी आपकी 6 से 7.5 हो जाता है। चाय के अंदर भी 4 से 6 हो जाता है। और आलू की बात करें तो आलू के अंदर 5 से लेकर 5.5 तक जो है चल जाता है आपका मृदा का पीएच मान। आगे बात करें हम 44 क्वेश्चन की। 44 आपका मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मृदा में जो है किस सूक्ष्म जीव की जो संख्या है सबसे अधिक होती है? तो किसके अंदर होती है? तो बैक्टीरिया की जो संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का आंसर सही। बात करें हम 45 क्वेश्चन। 45 है कि हरी खाद विस्थापित कर सकता है। तो हरी खाद जो है विस्थापित कर सकता है, तो कितनी कर सकता है? तो इसका आंसर जल्दी आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा 45 का आंसर? तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है हरी खाद विस्थापित हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का। बात करें हम 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन आपका तो 46 की बात करें तो अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है? जो आपके कुल उर्वरक होते हैं उनकी खपत जो है अधिकतम किस राज्यों में की जाती है? तो 46 का आंसर जल्दी बताएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जो अधिकतम जो कुल उर्वरक होते हैं उनकी खपत किन राज्यों में की जाती है? तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें 47 क्वेश्चन। 47 की मृदा यूरिया के अपगठन से मिलता है। जो मृदा यूरिया है उसके अपगठन से क्या मिलता है? तो अगर हम जो मृदा में और यूरिया में अगर हम अपघटन की क्रिया करते हैं उससे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो उससे हमें अमोनिया कार्बोनेट जो है प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 47 का सही। आगे बात करें हम 48 क्वेश्चन। 48 है
कि मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है। तो मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता उपलब्धता क्या करती है, जो अगर हम कैल्शियम को अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे जो हमें क्या प्राप्त होगा, तो उससे प्राप्त क्या होगा आपका, तो फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो जाएगा, 48 का आंसर सही। बात करें 49 क्वेश्चन की। 49 है कि मृदा का गहरे रंग के लक्षण क्या हो जाते हैं। जो मृदा में गहरा रंग होता है उसका लक्षण क्या हो जाता है, तो उसका लक्षण क्या हो जाएगा, इसमें जो है अधिक उत्पादकता हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का सही। बात करें 50 क्वेश्चन की। 50 है मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। तो मृदा उर्वरता का ह्रास होता है तो किसके द्वारा होता है आपका, लगातार फसलों के उगाने से, बिल्कुल सही है। उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग करने से, मतलब उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से हो जाता है। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करना, बिल्कुल बंजर भूमि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। ये सारे इसके ह्रास के कारण बन जाते हैं। आगे बात करें 51 क्वेश्चन। 51 है आपका कि भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था। जो आपका भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आप जल्दी बताएंगे। एक्सटेंशन यहाँ से शुरू होती है आपकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो WH बीसर से जो है इसे शुरू किया था 1948 में। कब, 1948 में जो है इसे शुरू किया था। आगे बात करें हम तो इसका आंसर सी हो जाएगा 51 का। 52 की बात करें हम तो 52 क्वेश्चन है आपका कि परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है। जो आपका परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा है वो किसके सिद्धांत पर आधारित हो जाता है, तो किसके सिद्धांत पर हो जाएगा, तो पहले करके और फिर उसे सीखो। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 52 का। बात करें 53 क्वेश्चन की। 53 की प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है। जो आपका प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है वो क्या हो जाता है आपका, तो वो हो जाएगा आपका मनुष्य स्वयं करता है, मनुष्य का पर्यावरण है और मनुष्य निर्मित साधन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 54 क्वेश्चन की। 54 क्वेश्चन आपका प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है एक, तो प्रक्रिया है, उत्पाद है, प्रक्रिया एवं उत्पाद है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कमेंट में जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाती है प्रसार शिक्षा में जो मूल्यांकन का एक हो जाती है प्रक्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 54 का। 55 की बात करें, जवाहर रोजगार योजना देश में लागू की गई थी। तो मतलब जो आपकी जवाहर रोजगार योजना है वो देश में लागू की गई थी। तो मतलब कब लागू की गई थी ये जवाहर रोजगार योजना, तो कब लागू की गई थी, तो अप्रैल 1989 को जो है ये लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है इसका। आगे बात करें हम 56 क्वेश्चन की। 56 है आपका कि 56 की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधित आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं था। तो यहाँ से ऑप्शन देखें और जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाएगा 56 का आंसर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधित आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं था, तो उसमें शामिल नहीं था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 56 का। 57 की बात करें हम। 57 क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है। जो आपका राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय है वो किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 का सही। 58 की बात करें, निम्न में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कृषि एवं उद्योग में संतुलन करना। ये आपका जो है मूल्यांकन स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं होता। और इसके उद्देश्य कौन से होते हैं, तो इसके उद्देश्य होते हैं जैसे आपका मांग और आपूर्ति में संतुलित स्थापित करना, किसानों के हितों की सुरक्षा करना, किसानों को उचित प्रतिफल दिलाना और वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए, कृषि कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए और जमाखोरियों और अनुचित संग्रहालयों को समाप्त करने के लिए। तो इनके मूल्य स्थिरीकरण के ये उद्देश्य हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है। आगे बात करें 59 क्वेश्चन की। 59 है कृषि विपणन कार्य
कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं ये आपके होते हैं 2 प्रकार के। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मुख्य कार्य, दूसरे होते हैं द्वितीयक कार्य। तो कृषि विपणन 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्य और द्वितीयक कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का आंसर सही। बात करें हम 60 क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है आपको कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आपको 2 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कथन और कौन सा गलत है। तो इसमें जो है आपका कृषि व्यवसाय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। जो कृषि व्यवसाय हैं उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कृषि अर्थशास्त्र और कृषि अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत। और दूसरा है कृषि की संबंधित व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने में समाधान ढूंढते जाते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 60 का। बात करें यहाँ से पशुपालन शुरू होती है आपकी 5 नंबर की। पशुपालन में बात करें हम 61 क्वेश्चन की। 61 है आपका बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी आपकी नस्ल हो जाती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो न्यूबियन हो जाती है आपकी ये नस्ल। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और इसके लिए जो है एंग्लो न्यूबियन जो है बोला जाता है। क्या? एंग्लो न्यूबियन इसे बोला जाता है। और इसे जो है आपकी जर्सी के नाम से जो जाना जाता है, इसे जो है क्या बोला जाता है? दूध की रानी भी बोला जाता है। किसको? सानेन को जो है दूध की रानी बोला जाता है आपकी। बात करें 62 की, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रह सकती है? तो आपकी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आंसर, सॉरी 10 वर्ष नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपका 10 वर्ष तक जो है भेड़ प्रजनन योग्य रह सकती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 62 का। 63 की बात करें, 63 है कि बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना है? तो ये क्वेश्चन हमने पीछे करा दिया था आपको। तो बकरी के दूध में कितना जो वसा होती है वो कितनी होती है? 4 से 5% वसा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और बात करें हम प्रोटीन, तो प्रोटीन कितनी होती है? 3 से 52% जो है आपकी प्रोटीन होती है, 3.52%। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज होती है 4.27%। और यहाँ पर बात करें खनिज पदार्थ की, तो खनिज होता है आपका 0.85। और बसारे ठोस की बात करें तो 9.5% हो जाता है। तो ये आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं 64 क्वेश्चन। 64 की मुर्गी की लैंगहॉर नस्ल प्रसिद्ध है। तो मुर्गी की लैंगहॉर जो नस्ल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही। बात करें 65 क्वेश्चन की। 65 आपका रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो जो मुर्गियों के अंदर रानीखेत लगता है वो किन के कारण लगता है? तो किस विषाणु के कारण लगता है? 65 का आंसर जल्दी बताएंगे आप, तो क्या हो जाएगा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे। अब यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन पहले कंप्यूटर की बात करेंगे, फिर हम आपके यूपीजीके की 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपका क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें है ALU निम्नलिखित में से मतलब किसका पार्ट है? तो ALU किसका पार्ट हो जाता है? तो ALU हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही, CPU का ये भाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और ALU और CPU और मेमोरी जो है तीनों CPU के भाग होते हैं। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 67 क्वेश्चन की। 67 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इनमें से बताना जो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाता है? तो वो आपका हो जाएगा परम युवा 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 67 का। आगे बात करें 68 क्वेश्चन की। 68 है निम्न में से कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित पर मेल सेवा प्रदान करता है? तो यहाँ पर पूछा गया है जो कि आपका वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण बताना है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। किसके द्वारा? जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा जो प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका 68 का आंसर जल्दी बताएंगे? तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्वर सर्विस जो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा आपका 68 का।
आगे बात करें 69 क्वेश्चन की, 69 है आपका। तो 69 की बात करें हम तो 69 हो जाता है आपका कि यहाँ पर बताना है कि NLP में फॉर फ्रेश रेसोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। तो किसके द्वारा इसे परिभाषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों की खोजने के कार्य को जो है इंगित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करें तो 70 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा DDA शब्द का सही मतलब पूर्ण रूप है? तो DDA की फुल फॉर्म बतानी है, क्या हो जाएगी? तो DDA की जो फुल फॉर्म हो जाती है आपकी, क्या हो जाएगी? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजेशन हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 70 का। आगे बात करें 71 क्वेश्चन की। 71 है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो आपकी नई उपयोगी जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए पहले से जो मौजूद बड़े डेटाबेस की जो जांच है वो किस प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? तो माइनिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 71 का। बात करें 72 क्वेश्चन का। 72 है आपका SBG का पूर्ण रूप क्या है? तो SBG का पूरा नाम बताना है, क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा इस लेवल वेक्टर ग्राफिक्स जो है इसका पूर्ण जो है और नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है 72 का। बात करें 73 क्वेश्चन की। 73 आपका नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण नाम क्या होता है? तो किसका बताना है? जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें DHCP का पूर्ण रूप क्या हो जाता? तो क्या हो जाएगा 73 का आंसर? तो इसका हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही है इसका 73 का। बात करें हम 74 क्वेश्चन की। 74 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है 74 में आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने व किसी मौजूद बड़ा कैरेक्टर को जो है इंसर्ट पॉइंट पर दाएं और मतलब रिप्लेस करने के लिए, मतलब सरकाने के लिए जो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो क्या किसका करेंगे हम? तो इसमें करेंगे हम आपका ओवर टाइपिंग मोड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाएगा 74 का। आगे बात करें हम 75 क्वेश्चन की। 75 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है 75 का आंसर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है दबाई जाती है? तो इसमें जो अगर हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाएं तो उसमें कौन सी शॉर्टकट का हम प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल क्यू का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 75 का आंसर। आगे बात करें हम 76 क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन आपका कि वर्ड में डिफ़ॉल्टर जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? जो आपका वर्ड में जो होता है डिफ़ॉल्टर जो जूम का सिस्टम होता है तो उसे हम कितने प्रतिशत जो है हम उसे जूम कर सकते हैं? तो कितना हो जाएगा आपका? तो 100% तक हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 76 का। 77 की बात करें तो इनमें से कौन सा संग्रह प्रायरूप नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा संग्रह प्रायरूप नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो .xlxx हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 77 का। आगे बात करें 78 क्वेश्चन। 78 है कि 78 की बात करें तो 78 हो जाता है आपका, क्या होता है? वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा हो जाता है? मतलब जिससे हम वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हैं तो वो छोटा डिजिटल कैमरा जो है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे आपका वेब कैमरा। क्या बोलेंगे? वेब कैमरा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 78 का। 79 की बात करें, 79 है इंटरनेट की शुरुआत के रूप में जो है की जाती है। तो इंटरनेट की जो शुरुआत किसके रूप में की जाती है? तो किसके रूप में की जाती है? जल्दी आंसर बताएंगे 79 क्वेश्चन का। तो 79 का क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क पर जो है की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो जाएगा 79 का। 80 की बात करें
80 है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस क्या कहलाता है। जो आपका उपयोगकर्ता है और हार्डवेयर है एक, तो उसके बीच के जो हम इंटरफेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 80 का। तो यहाँ पर आपके जो है कंप्यूटर के होते हैं, और कंप्यूटर के कितने आपके सही गए और कितने गलत गए ये भी कमेंट में बताएंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, जो कि 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन आपका कि 81 क्वेश्चन आपका, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो आपके बताने हैं जो प्रशासनिक सुविधा हैं उनके लिए जो है उत्तर प्रदेश में कितने जो शहरी निकाय हैं वो कितने हो जाते हैं, तो वो होते हैं आपके 915। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका इसका 81 का आंसर। बात करें 82 क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार जो निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है वो किस जिले में की गई है। तो किस जिले में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहराइच के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और बहराइच के अंदर जो है कितनी की गई है, 49.4% की गई है। और यहाँ पर आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 83 की, 83 क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो यहाँ पर बताना है मिलियन शहर कौन सा नहीं है, तो वो आपका मुरादाबाद हो जाएगा जो मिलियन शहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 83 का आंसर सही। और इसमें जो बात करें उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं, जिसमें जो है प्लास नगर है। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 84 क्वेश्चन की, 84 आपका कि कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना किससे संबंधित है, तो कल्प योजना किससे संबंधित हो जाती है आपकी, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हो जाती है। 84 का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 85 क्वेश्चन की, 85 उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो जो आपका उत्तर प्रदेश है उसमें जो रेलवे पुलिस जो पुलिसकर्मी हैं उसमें जो है कितने अनुभाग हैं, तो कितने अनुभाग हैं इसमें, तो आपके हो जाएंगे 6 अनुभाग। और 6 कौन कौन से हैं उनकी बात करें हम, तो पहला हो जाता है आपका मुरादाबाद, दूसरा हो जाता है लखनऊ, तीसरा हो जाता है गोरखपुर, चौथा हो जाता है प्रयागराज, पाँचवा हो जाता है आगरा और छठा हो जाता है आपका झांसी। तो कितने हो जाते हैं, तो रेलवे पुलिस जो में जो कुल अनुभाग हैं वो 6 हो जाते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। तो ये आपके जो है अनुभाग हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85 का। 86 की बात करें, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर जल्दी आप कमेंट में बताएंगे कि 86 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और ये जो है झांसी के अंदर है और ICAR की संस्था भी है। यह चारा अनुसंधान क्षेत्र में जो है एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र की। आगे बात करें हम 87 क्वेश्चन, 87 के उत्तर प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित में से जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। मतलब यहाँ पर बताना है कौन सी जनजाति है जो दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और यहाँ पर जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 5 जिले आते हैं, जैसे महाराजगढ़, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के जो है उत्तरी भागों में निवास करते हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 88 क्वेश्चन, 88 आपका कि उर्दू शायरी में जो फिराक गोरखपुरी के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है। किसके, जो फिराक गोरखपुरी है उसके नाम से जो उर्दू शायरी है उसमें जो है कौन प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध हैं आपके, तो जल्दी आंसर बताएंगे। तो रघुपति जो शाह हैं ये प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 88 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका
89 क्वेश्चन की। तो 89 क्वेश्चन आपका कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो किस स्थान पर जो है अवस्थित है, तो किस स्थान पर हो जाता, तो ये प्रयागराज में अवस्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका 89 का आंसर। और यहाँ पर हम कुछ और अनुसंधानों की बात कर लेते हैं जो सांस्कृतिक केंद्र हैं। जैसे कि आपका उत्तरी क्षेत्र में हो जाता है, तो ये हो जाता है सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब में। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाता शांति निकेतन कोलकाता में। दक्षिणी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र तो तंजावुर तमिलनाडु में हो जाता है। और बात करें पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान में हो जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर, दीमापुर नागालैंड में हो जाता है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके जो सांस्कृतिक केंद्र हैं ये अवस्थित हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपको 90 क्वेश्चन की। तो 90 क्वेश्चन आपका 90 की बात करें हम तो 90 है, थोड़ा इसे सेट कर लेंगे। तो 90 की बात करें तो ये है इखलास खान का रोज़ा, जिसे हम मकबरा बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो किसका, इखलास खान का मकबरा या रोज़ा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो किस जिले में अवस्थित है ये, तो ये हो जाएगा आपका बदायूं के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और आगे बात करें हम, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 152 फुट इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई 150 फुट है। आगे बात करें हम 51 क्वेश्चन की। 51 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो आपके 1957 की क्रांति हुई थी, तो उस समय जो बनारस में जो विद्रोह कर रहे थे तो वो कौन थे, तो वो थे आपके कौन थे, तो ये थे आपके राजा चेतन सिंह। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 92 क्वेश्चन। 92 में कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है। जो आपका आगरा से लखनऊ तक जो एक्सप्रेस हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई हो जाती है 302.2 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का आंसर। आगे बात करें हम 93 क्वेश्चन की। 93 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिर में जो सिरेमिक सिटी कहा जाता है, मतलब मजदूरों की सिटी कहा जाता है या सिरेमिक सिटी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है। तो 93 का आंसर जल्दी बताएंगे आप, तो ये हो जाएगा खुर्जा को। खुर्जा को जो है आपको सिरेमिक की सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे आपका खुर्जा है, खुर्जा के अंदर बात करेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में बुलंदशहर ज़िले में जो है खुर्जा पड़ता है, जिसे हम सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। बात करें प्रयागराज हो जाता है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में है, यह प्राचीनतम नगर गंगा और यमुना नदी के संगम से जो है प्रसिद्ध है। लखनऊ की बात करें हम यहाँ पर, तो लखनऊ हो जाता है आपका, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और एक और बात कर लें, मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। आगरा को क्या कहते हैं, तो आगरा को जो है हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आप दे सकते हैं। आगे बात करें हम 94 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और इसके लिए बांस सिटी या पीतल सिटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 94 का आंसर सही। बात करें 95 क्वेश्चन की। 95 आपका कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से बताना है, तो उत्तर प्रदेश का जो कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 95 का। 96 की बात करें, 96 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है सुहाग नगरी आपका, तो उत्तर प्रदेश का सुहाग नगरी कौन सा हो जाएगा 96 का आंसर फिरोजाबाद जो है आपका सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है कांच की चूड़ियों के उद्योग मिलते हैं, जो कि 200 वर्ष लगभग पुरानी जो है यहाँ पर परंपराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96 का। 97 की बात करें, इनमें से सही सुमेलित नहीं है, तो वो बनाना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक तरफ दिए हुए हैं आपके
जिले दूसरी तरफ उद्योग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मुरादाबाद पीतल नगरी बिल्कुल सही है, बरेली में फर्नीचर बिल्कुल सही है, सहारनपुर में कागज़ बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ में तो आपके क्या आंवला जो है उत्पादन किया जाता है, किसका, आंवले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कालीन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। आगे बात करें प्रश्न नंबर 98 की। 98 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती। तो कौन सी फसल है जो आमतौर से और व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, कपास हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 98 का। बात करें हम 99 क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में बताना है जो प्रमुख रबी की फसल कौन सी हो जाती है, तो कौन सी हो जाएगी। तो आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा गेहूँ, चना, जौ, मटर, ये आपकी रबी की क्रॉप हो जाती है। ऑप्शन नंबर ये आंसर सही हो जाएगा 99 का। बात करें 100 की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज है। तो वाणिज्य उपज या फसल कौन सी हो जाती है आपकी, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी गन्ना। तो गन्ना आपका वाणिज्य उपज हो जाएगी और ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 100वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर जो आपके 100 जो है क्वेश्चन करा दिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखकर बताएंगे, कमेंट कर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। और अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो आप अच्छी तरीके से हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो, तो उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे। और इसी तरह से जो हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह से अपनी